Hello students, welcome to your own online class, कोटा फिजिक्स क्लासेस। मेरा नाम दीपक मिश्रा है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए, आज मैं लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन कोई लेक्चर नहीं आ पाया। इसका रीज़न था कि अचानक लॉकडाउन हो गया। जहाँ पे ये मेरा क्लास का सेटअप है और मेरा घर है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो फिर मैं आ नहीं पाया इस लॉकडाउन के कारण। लेकिन आज मैं कैसे करके आया हूँ आपके लिए ये रिकॉर्ड करने के लिए ये लेक्चर, ठीक है। काफ़ी बच्चों का आने लगा था मैसेज कि सर 2 दिन से लेक्चर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं कैसे भी करके जाऊँगा रिकॉर्ड करने, ठीक है। चलिए, मैं तो घर से निकला इसको रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, आप लोग घर पे रहें, आप ना निकले इसलिए मैं निकला हूँ। चलिए, तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 7 होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो हम लोग कहाँ थे, लेक्चर नंबर 6 के एंड पे कहाँ पे थे वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। आपको याद होगा, अब सारे टॉपिक्स आपको याद हो गए होंगे, कितना हमें पढ़ना था, कितना पढ़ना है और कितना आप पढ़ लिया है और कितना आगे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैट खुद एक टॉपिक था जो कि मैं डिस्कस कर चुका था। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको भी मैं डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि चल रहा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, जो कि मैं बताऊँगा। चार्ज के 12 प्रॉपर्टीज मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें से मैंने 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुका हूँ। 9 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, आप उसको देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे और आज मैं लेक्चर 7 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आगे का प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले मैं आज चाहूँगा कि आज का लेक्चर का शुरुआत कुछ न्यूमेरिकल से हो। जो टॉपिक हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन पढ़ लिया, तो उसके कुछ क्वेश्चंस, किसी बॉडी को चार्ज करने से उसका मास चेंज हो जाता है, तो उस मास चेंज पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ। 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ, इस लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जो टॉपिक है वो मैं फिनिश कर दूंगा। 3rd नंबर टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसको मैं आज फिनिश कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर से जो कल आने वाला है, कल जो लेक्चर आएगा उसमें मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग करेंगे और इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें, टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहता है क्या, किसी बॉडी पे चार्ज 1 कूलम करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में ही हमने करा दिया था। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे है, आल्सो फाइंड इट्स चेंज इन मास। उस बॉडी का मास कितना से चेंज होगा, ये चीज़ मेन चीज़ है अपने लिए, ठीक है। देखिए, तो ये रहा बॉडी जो कि पहले न्यूट्रल था, इसको 1 कूलम चार्ज करना होगा, तो ऑब्वियसली इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, निकाल देते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो Q इजकल टू एन, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, N इजकल टू Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बच्चों ये ऊपर जाएगा, आप लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो भी हो देख लेंगे। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था 6.25 इंटू 10⁻18, ये आंसर मुझे याद ही था। आप भी एक तरीके से दिमाग में रखें, याद कर लें कि किसी बॉडी को चार्ज 1 कूलम करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18, या किसी बॉडी को चार्ज -1 कूलम करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे आप ये इस नंबर को देखकर आप ये अंदाज लगाएं कि 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। आपको लगता है कि 1 कूलम, एक सिंगल 1 कूलम, लेकिन 1 कूलम का इफेक्ट का मतलब, चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स। ये किसी दूसरे बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, यानी इसका नेक्स्ट चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस चार्ज जो कि आगे पढ़ेंगे, तो इस 1 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि 1 कूलम चार्ज केवल 1 दिखता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए इसको हैंडल करना मुश्किल रहता है। इसलिए आगे के तो आप आगे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा, आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में आपको चार्ज ज़्यादातर माइक्रो कूलम या नैनो कूलम की फॉर्म में आएगा, 10⁻6 या 10⁻9 कूलम के फॉर्म में आपको चार्ज आएगा। लेकिन चार्ज आपको माइक्रो या नैनो में ही मिलने जा रहा है,
मिलेगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए किसी बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका मास घटेगा, तो डेल्टा एम इजकल टू माइनस एन एम ई, माइनस का मतलब मास घटा, माइनस 6.25 इंटू 10⁻18, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बता ही दिया था, अब आपको याद भी होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है बच्चों। 6.25 इंटू 9.1 इंटू -31 और प्लस 18 तो -13 kg, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.875 इंटू 10⁻13 kg, यानी कि डेल्टा एम इजकल टू एक डेसिमल को मैं इधर लाता हूँ तो 5.6875 और यहाँ पे 10⁻12 kg आ जाएगा। माइनस और यहाँ पे ये शो करा था कि इतना मास डिक्रीज करेगा, इतना kg मास उस बॉडी का घटेगा। क्लियर हो गया? तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट हैज ए चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम, आल्सो फाइंड द चेंज इन मास। मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का पहले ही हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये वाला सेक्शन हम लोग करना चाहते हैं मेनली, तो वो भी साथ में करते चले जाएंगे। कहते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव, तो Q इजकल टू कितना हो जाएगा, प्लस एन ई, एन इजकल टू Q बाई ई, Q कितना प्लस 1 कितना 1 मिली कूलम, तो 1 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से एक 10 इसमें डाल देता हूँ तो 10/1.6 इंटू 10⁻15 और ये कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, n इजकल टू 6.25 इंटू 10⁻15, इतना इलेक्ट्रॉन का उसमें ट्रांसफर होगा बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन उस बॉडी का लॉस होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इतना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और इस इलेक्ट्रॉन के कारण उसका मास चेंज होगा, मास घटेगा तो माइनस एन एम ई, यही निकाला था ना, आल्सो फाइंड द चेंज इन मास। तो n का वैल्यू कितना हो गया माइनस 6.25 इंटू 10⁻15 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास चेंज होगा। माइनस 6.25 और 9.1 इसको मल्टीप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में 56.875 था और ये कितना हो जाएगा माइनस 16 kg, 10⁻31 और ये माइनस 16 kg, तो डेल्टा एम क्या हो गया 5.687 इंटू 10⁻15 kg, माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मास डिक्रीज हो रहा है, बॉडी का मास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, इसको भी लिख लीजिए आप। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी हैज चार्ज 50 कूलम एंड नाउ द चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स प्लस 20 कूलम। पहले प्लस 50 कूलम था, अब प्लस 20 कूलम हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, आल्सो फाइंड द चेंज इन मास। देखिए तो बॉडी का चार्ज पहले कितना था प्लस 50 कूलम, बाद में कितना हो गया प्लस 20 कूलम, तो चार्ज कितना से चेंज हुआ, चार्ज कितना से चेंज हुआ, तो 20 कूलम माइनस 50 कूलम,
फाइनल इतना इनिशियल इतना, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा -30 कूलम। कहने का मतलब उस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया, देखिए इस बॉडी पे चार्ज कितना था +50 कूलम, और इसको आपने कितना दिया -30 कूलम दिया, तब ना इसका चार्ज 20 कूलम हो गया। ठीक है, तो यानी कि उस बॉडी को चार्ज कितना आपने दिया -30 कूलम। -30 कूलम दिया, इसका मतलब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम लोग जानते हैं Q = -NE, Q की जगह पे कितना लिखेंगे -30। अच्छा पहले N निकालना तो हम N ही निकल लेते हैं, N = Q/E। Q कितना हो गया -30 कूलम। ये कौन सा चार्ज है, इतना चार्ज उसका चेंज हुआ, यानी कि हम निकालना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रॉन उसका चेंज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिया माइनस चार्ज करने के लिए, माइनस चार्ज देने के लिए। तो -30 / -1.6 × 10⁻13 कूलम। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/1.6 × 10⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 30/1.6 × 10⁻+19, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 3/1.6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन उसका चेंज होगा। इतना इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया, तो मास उस बॉडी का तो बढ़ेगा। तो डेल्टा M = +NMe 3/1.6 × 10⁻20, ये तो n हो गया 9.1 × 10⁻31 kg। तो 3 × 9.1/1.6 × 10⁻11 kg, इतना से उसका मास बढ़ेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग ना यूज करें। कितना है 3 × 9.1 / 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 17.0625 × 10⁻11 kg। और इसको मैं लिखता हूँ 1.70625 × 10⁻10 kg। इतना से उसका मास आपका बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज या इंक्रीजेस। तो देखिए इसका चार्ज +50 था, अब कितना हो गया +20 हो गया। इसका मतलब आपने उसको निगेटिव चार्ज कितना दिया -30। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हो, उसका इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया और इतना इलेक्ट्रॉन दिया, तो कितना से मास उसका बढ़ गया, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। तो इसको भी देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉडी है चार्ज +50 कूलम एंड नाउ द चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स +90 कूलम। इस बॉडी पे पहले चार्ज कितना था +50 कूलम, अब कितना हो गया +90 कूलम। तो इसका मतलब इस बॉडी को चार्ज आपने कितना दिया होगा +40 कूलम ना। तो चार्ज गिवन टू द बॉडी = फाइनल 90 - 50 कूलम। 40 कूलम चार्ज उस बॉडी को आपने दिया, तो इसके लिए कितना आपको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा होगा। तो n = Q/E, n = कितना 440, 1.6 × 10⁻19, तो 4/1.6 और ये ऊपर चला जाएगा तो 40 कर लेते हैं -+90 और ये 4/1.6 और ये जो हो जाएगा 10⁻20 और ये मेरे ख्याल से 4/1.6 2.5 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन उसका जो है क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। अब इतना इलेक्ट्रॉन उसका लॉस हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या होता है, बॉडी का इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो ये तो आपको निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो तो हमने निकाल लिया। आप कहता है चेंज इन मास, तो डेल्टा M का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो -m ही ना, मास घटेगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तो निकाल चुके हैं हम लोग। एंड चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस,
तो माइनस 2.5 इंटू 10⁻20 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डेल्टा एम इजकल टू माइनस 2.5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻11 kg। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो 9.1 9.1 इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा 22.75 इंटू 10⁻11 kg, 2.275 इंटू 10⁻10 kg। इतना मास पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इतना मास उसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे भी माइनस साइन है, डिक्रीजेज। इसको भी लिख लीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे आज लेक्चर बढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है ए बॉडी हैज चार्ज -50 कूलम। कितना चार्ज है, -50 कूलम। नाउ द चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स -20 कूलम। तो देखिए, तो इसको आपने कितना चार्ज दिया होगा कि -50 से -20 हो जाए, तो इसको आपने +30 कूलम ही तो दिया होगा। या फिर आप निकालना भी चाहें तो चार्ज गिवन टू अ बॉडी इजकल टू इनिशियल चार्ज, फाइनल माइनस इनिशियल के फाइनल कितना -20 -50 कूलम, +50 कूलम। तो क्यू इजकल टू कितना +30 कूलम। यानी कि उस बॉडी को कितना चार्ज आपने दिया, +30 कूलम चार्ज उस बॉडी को आपने दिया। तो आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका मतलब आपने उसे इलेक्ट्रॉन निकाला होगा इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो उसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, Q इजकल टू NE, N इजकल टू Q बाई E, 30/1.6 इंटू 10⁻19, 30/1.6 इंटू 10⁻19। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/1.6 इंटू 10⁻20। देख लीजिए, 3/1.6, इस जीरो को इसके साथ डाल दिए तो इतना इलेक्ट्रॉन वहाँ से आपने विड्रॉ किया होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ किया होगा कि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ विड्रॉ। अच्छा, इतना इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसका मास भी तो चेंज होगा। तो डेल्टा एम इजकल टू मास, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मास -NME, -3, माइनस का मतलब मास डिक्रीजेज। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 9.1/1.6 इंटू 10⁻11 kg। तो डेल्टा एम इजकल टू, मैं एक बार फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, आप लोग ना करें कैलकुलेटर का यूज़। तो ये वैल्यू हो जाएगा 9.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये आ जाता है 17.0625 इंटू 10⁻11 kg। तो डेल्टा एम इजकल टू 1.70625 इंटू 10⁻10 kg। यहाँ पे प्लस साइन ये शो कर रहा है, सॉरी माइनस साइन था। माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि ये मास यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज दिया तो मास डिक्रीज करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो मास डिक्रीजेज। बच्चों इसको भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए। इन सब क्वेश्चन घर पे दोबारा से फिर से करिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल करा दिया, बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि हर एक टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चन जो बहुत बेसिक हो सकता है, फंडामेंटल क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो मैं कराता हूँ और वो मैं कराऊंगा। उससे क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी आपने पढ़ा हुआ है, उसको उसके फॉर्मूला को आपने पढ़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन से उस कॉन्सेप्ट को समझने में, आपको उस टॉपिक को समझने में थोड़ा आसानी होगा। उसके फॉर्मूला को अप्लाई करने का कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी फॉर्मूला पे जस्ट मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, उसी पे जस्ट क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन रखा, आपने किया।
और घर पे उसको फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं अपने टॉपिक्स पे आता हूँ। जो 3rd नंबर टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आज मैं उसको फिनिश करना चाहूँगा। उस टॉपिक को आज मैं आपके लिए फिनिश कर दूँ, ठीक है? तो मैंने उसमें बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं 12 प्रॉपर्टीज बताऊँगा। 12 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग मैं 12 प्रॉपर्टीज आपको बताऊँगा, जिसमें से मैंने 9 बता दिया है। 9 हो चुका है। आज मैं 10 नंबर प्रॉपर्टीज आपके सामने रख रहा हूँ। 10 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है? ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी इट्स साइज इंक्रीजेज। इसके ऊपर मैं छोटा सा स्टार मार्क देता हूँ। एक छोटा सा इसमें का पॉइंट है, उसके ऊपर में थोड़ी सी बहस हो सकती है, लेकिन जनरली हम लोग ये कहेंगे कि ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी इट्स साइज इंक्रीजेज। किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर आप चार्ज करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज कर सकता है, उसका साइज इंक्रीज करता है। क्लियर? किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज करेगा। मान लीजिए कि ये बॉडी है, अगर मैं इसको चार्ज करूं तो इसका भी साइज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा थोड़ा सा समझिए। तो मैं एक रिंग लेता हूं, न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पर नहीं है। अभी मैंने इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव निगेटिव 2 ही चार्ज तो दे सकता हूँ, 2 ही तो ऑप्शन है। तो अब देखिए तो क्या होगा कि पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट इसको रिपेल करेगा, ये पॉइंट इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। हर एक पॉइंट के अपोजिट में पॉइंट्स होते हैं, सब एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर हो गया? तो इस रिपल्सन के कारण हर एक पॉइंट पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो हर पॉइंट बाहर जाना भी चाहेगा। तो उस स्थिति में इसका साइज देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करते हैं बच्चों तो उसका साइज बढ़ जाता है। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज करेंगे तो भी तो ही कहानी आएगा ना। नेगेटिव में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, उसके अपोजिट में ये, तो सारे एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा और बिल्कुल अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखिए फोर्स क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स है ना, बाहर की तरफ लग रहा है। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल इधर करेगा, सब इधर एक दूसरे को रिपेल करेगा। सारा पार्टिकल बाहर की तरफ जाना चाहेगा और इस पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है जो कि मैंने स्टार मार्क कर दिया था। वो क्या हो सकता है? मान लीजिए रिंग है, मैं इसके आधे में पॉजिटिव चार्ज कर दूं, इधर निगेटिव कर दूं, तो अब ये वाला पॉइंट इसको तो अट्रैक्ट करेगा ना। इधर हाफ, इधर का हाफ इधर के हाफ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है उसके इसमें इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था इसमें जनरली ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी इट्स साइज इंक्रीजेज। तो यहाँ पे आप जनरली लगा सकते हैं। अगर आप किसी तरह का इस तरह का कोई ट्रिक नहीं लगाया हुआ है, बिल्कुल एक ही चीज़ कर दिया है कि एक न्यूट्रल बॉडी को उठाया और उसको चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, निगेटिव चार्ज कर दिया। अब ये तो अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया ना, इधर पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पे निगेटिव रख दिया, यहाँ पॉजिटिव, ये और ये तो किसके साथ हो सकता है? अगर बॉडी नॉन कंडक्टर होगा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में एक प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंडक्टर में चार्ज अगर आप यहाँ पे देंगे तो भी पूरे बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज तो फ्लो कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर अगर हो या नॉन कंडक्टर होगा तभी ये बात हो सकती है कि इधर जितना चार्ज दिया वो इधर रहेगा, इधर जितना चार्ज दिया वो इधर रहेगा, तब उस केस में हो सकता है। तो हम लोग और तब ये दूसरे को अट्रैक्ट करके एक्सरसाइज को छोटा कर सकता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग ये कहेंगे कि जनरली ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी इट्स साइज इंक्रीजेज, इट्स साइज इंक्रीजेज। किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो जनरली उसका साइज इंक्रीज करता है। हाँ, इस तरह का थोड़ा सा ट्रिक या कुछ कॉन्सेप्ट हल्का सा ये चीज़ ना लगा दिया हो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर इस तरह का कुछ मैनिपुलेशन अगर हमने ना किया हो, चालाकी ना किया हो, तो जनरली हम लोग क्या कहेंगे? किसी बॉडी का साइज इंक्रीज करते। तो हम लोग जनरल वाली बात करते हैं। कारण मैंने आपको समझा दिया कि हर एक पॉइंट के अपोजिट एक पॉइंट होगा, वो एक दोनों सेम नेचर का चार्ज कैरी करेगा और एक दूसरे को रिपेल करेगा, साइज बड़ा कर देगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को लिखें और इस एग्जाम्पल को लिखें, और यहाँ जो स्टार मार्क है, स्टार मार्क के रिगार्डिंग ये पॉइंट आप पेज के साइड में लिख लें कि ऐसी पॉइंट्स बातें कभी आए तो आप उसको अच्छे से जवाब भी दे सकते हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकें। क्लियर? तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 11 में आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 11 क्या कहता है? प्रॉपर्टीज नंबर 11 कहता है क्या कि चार्ज इज
रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? जो चीज ना बदले, कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, उसको इनवेरिएंट बोलते हैं। और रिलेटिव का मतलब होता है किसी और के रिलेटिव में, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल किसी और के रिस्पेक्ट में कभी नहीं बदलता, उसका अपना जो वैल्यू होता है वही होता है। एक तरीके से क्या कि चार्ज एक तरीके से एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो जाता है। किसी बॉडी का जो चार्ज है उतना ही रहेगा, उतना ही दिखेगा। ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तब, ऑब्जर्वर अगर मोशन में है तब, ऑब्जर्वर अगर दौड़े तब, ऑब्जर्वर किसी तरह का मोशन में हो, रोटेशनल मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, ये मोशन हो, वो मोशन हो, ना मोशन हो, वो रेस्ट में भी रहे, तो भी किसी बॉडी का जो चार्ज वो देख रहा है वो उतना का उतना ही रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप देखें, जैसे आप मोशन पढ़े होंगे, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी का मोशन अगर आप रेस्ट में है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा पर्सन अगर मोशन में है, वो अगर देखेगा तो उसका वेलोसिटी कुछ और आएगा, क्योंकि वो उसका जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? लेकिन चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? किसी बॉडी का चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो जितना है उतना ही रहता है। एक तरीके से एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। क्लियर? मास के साथ भी आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि मास अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास कुछ और होता है। वही बॉडी हाई वेलोसिटी से कंपेरेबल टू लाइट, अगर हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मास बढ़ जाता है। पढ़े होंगे m=m0/√1 - v²/c²। एक फार्मूला होता है जो आगे कभी मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो मास किसी बॉडी का चेंज करता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया कि चार्ज किसी बॉडी का, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका चार्ज ये रहेगा, जब बॉडी मोशन में आएगा तो चार्ज ये हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना? तो एक तरीके से कहेंगे चार्ज एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो जाता है किसी बॉडी के लिए। वो ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी और के रिलेटिवली उसको आप नहीं देखेंगे। किसी बॉडी नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में चार्ज 5 कूलम, इसके रिस्पेक्ट में 10 कूलम, ऐसा नहीं होता। ठीक है? चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो है सो वही रहेगा। ठीक है? चाहे आप किसी तरह के रेफरेंस से देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 11 समझ में आ गया। चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी, मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बार बार चर्चा हो रहा है, तो बच्चों मैं 11th वाला टॉपिक में अभी आऊँगा धीरे धीरे। अभी तो थोड़ा सा कम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से मैं डबल ट्रिपल लेक्चर, 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, इतने ज़्यादा बच्चों का बात हो रहा है, बच्चे बता रहे हैं, एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी बढ़ रहा है, तो मैं इसको करूँगा। ठीक है? तो अभी मैं प्रॉपर्टी नंबर 12 पहले डिस्कस कर दूँ, फिर कुछ बातें आपसे करता हूँ। देखिए, चार्ज बॉडी है, उसका मैंने 3 पोजीशन लिया। एक कब लिया? जब वो रेस्ट में है। किसमें है? दूसरा कब लिया? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। और एक या जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। देखिए, चार्ज बॉडी के साथ मोशन वाइज देखें तो चार्ज बॉडी क्या हो सकता है? या तो रेस्ट में रहे, या यूनिफॉर्म मोशन में एक चार्ज पार्टिकल है, कुछ भी चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, चार्ज है बस।
अगर वो रेस्ट में है तो बच्चे उसके पास में एक ही प्रॉपर्टी, एक ही एट्रीब्यूट होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्रिएट करेगा ही करेगा, ये इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो जाता है। चार्ज का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। क्या प्रोड्यूस करने लगेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। और वही चार्ज पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड करेगा प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ये रेडिएट करेगा। देखिएगा, अगर वो रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, दोनों बनाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, नॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा। यानी कि हर एक स्टेज पे एक एट्रीब्यूट इसका एक्स्ट्रा जुड़ते चला जाता है। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का ये एक तरीका भी होता है कि चार्ज को एक्सेलरेशन में ला दीजिए। चार्ज को आप एक्सेलरेशन में लाएंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया बड़े बच्चों? आगे तो अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ेंगे। लेकिन जैसे नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट में आएंगे तो चार्ज मोशन में आएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो भी निकालेंगे। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है बच्चों। तो ये 12 नंबर चैप्टर हो गया, 12 नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकना चाहूँगा, उससे पहले थोड़ी बातें आपसे कर लूँ। देखेंगे ये 3rd नंबर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैंने आज करा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज करा दिया, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैंने आज फिनिश कर दिया। यानी कि 3rd नंबर टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में मेथड ऑफ चार्जिंग आएगा, ठीक है, चार्जिंग होगा। और कल से मैं और फ्रीक्वेंसी में अपलोडिंग का, वीडियो अपलोड का बढ़ा देता हूँ। एक वीडियो से नहीं होगा, 2 वीडियो 3 वीडियो में पर डे डालूंगा। कुछ 11th का भी होगा, कुछ 12th का भी होगा, कुछ मैथमेटिकल टूल्स का भी वीडियो मैं डालूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स आपको अच्छा करना है तो मैथमेटिक्स आपको अच्छा करना पड़ेगा। कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का तो ओबियसली अच्छा करना ही होगा, तो मैं मैथमेटिकल टूल्स का भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मतलब मैं मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। आगे कल मैं मेथड ऑफ चार्जिंग कराऊंगा, ये मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इस चैनल की रिगार्डिंग। अभी तक मैंने 6, 7, 8, 9 टॉपिक लेक्चर अपलोड किया है। अगर ये लेक्चर कहीं पे भी आपको, कहीं से भी आपको अगर हेल्पफुल लगे, मैंने कोशिश ये किया है कि पूरे कॉन्सेप्ट को, और भी जैसे से लेक्चर आएगा, और ये मेरा अपना एक मेथड हमेशा शुरुआत से ही रहा है, इसलिए जहाँ पे भी काम किया हूँ अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों से मिला है। मैंने कोशिश ये किया है कि मैं भाषा को, लैंग्वेज को सिंपल रखूं, मतलब मैं आपको सिंपल वे में आप तक पहुंचूं। मैं फिजिक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाऊं। ये ऐसा नहीं है कि सिंपल लैंग्वेज में कहने से बातें कम होती हैं, बातें उससे ज़्यादा होती हैं, उससे ज़्यादा बातें आपको समझ में आती हैं। अब इसी चीज़ को मैं बहुत कॉम्प्लेक्स वे में कर सकता था, ये कर दूँ, वो कर दूँ, पता ही चला कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, बस ये वो बड़ा बड़ा वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपलेस्ट थिंग इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे लगता है, ठीक है। सिंपल वे इज़ द बेस्ट वे किसी चीज़ को करने का, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो यही मेरा लाइफ का भी एक मंत्र रहा है। तो मैं सिंपली किसी चीज़ को सिंपल वे में रखता हूँ, करता हूँ। तो मैंने फिजिक्स को भी मैंने सिंपल ही रखा है, और आपको ये फील भी हो रहा होगा मैंने सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और ये आपके दिमाग में सटीकली जाता भी होगा, 100% जा भी रहा होगा, ये सब मेरी उम्मीद है। अगर ये लेक्चर्स अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई में, तो इस चैनल को भी थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इसको शेयर करिए, जब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं बातें, तो फिर वो बातें जो इस लेक्चर की अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लोगों को पहुंच नहीं पाएगा अगर नहीं जाएगा तो इसलिए थोड़ा शेयर करिए, लोगों को बताइए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छे से मेहनत करूँ। क्लियर है बच्चों?
ठीक है, तो कल मिलता हूँ, कई और लेक्चर के साथ में कल मिलूँगा आपसे। बाय।